नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हुनर इंडिया में। बच्चों, आज हम लोग इस क्लास में जितना भी वीवीआई हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है, आज हम लोग उसको सभी को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, एग्ज़ाम की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इतना मात्र 80 क्वेश्चन, टोटल 80 क्वेश्चन है, अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपको अच्छे मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है बच्चों, यही क्वेश्चन सबको बार बार दोहराया जाता है, इसलिए बच्चों आपको अच्छे से पढ़ना है। इसे आपको बाद में इसका पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम चैनल पर भी दे दिया जाएगा, आपको वहां से उसे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हिस्ट्री का है, आगे आपको और भी वीडियो मिलते रहेगा, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ज्योग्राफी, इसी तरह के। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहला क्या है, ये शॉर्ट टाइप है और कुछ लॉन्ग टाइप भी है। पहला प्रश्न है, नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या था। ठीक है बच्चों, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। नापाम एक बम है। यह नापाम नामक एक कार्बनिक यौगिक होता है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा से चिपक जाता है और जलता रहता है। इससे विषैली गैस भी निकलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, एजेंट ऑरेंज। ठीक है बच्चों, एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर है जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती है एवं पेड़ मर जाता है। जंगलों को ख़त्म करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका यह नाम ऑरेंज पट्टियों में रखे जाने के कारण पड़ा। वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने इसे इस्तेमाल जंगलों के साथ साथ खेतों तथा आबादी पर भी जमकर किया। उस क्षेत्र में इसका असर जन्मजात विकलांग तथा कैंसर के रूप में आज भी देखा जा सकता है। हो ची मिन्ह वर्तमान वियतनाम के जनक थे। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये पहला प्रश्न हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आंसर है, 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित उत्तरदायी शासन की स्थापना में किए गए प्रयासों की समीक्षा करने एवं आवश्यक सुझाव देने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया। ठीक है, इसके बाद है, इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। ठीक है, इस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण भारतीयों में इस कमीशन का तीव्र विरोध हुआ। 3 फरवरी 1928 को कमीशन के बम्बई पहुंचने पर इसके स्वागत, हड़ताल, प्रदर्शन और अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है, गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। आंसर है, इतिहास गैरीबाल्डी को इटली की एकीकरण के यहाँ पे एक ही बार एकीकरण होगा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए याद किया जाता है। प्रारंभ में वह मेजनी के विचारों का समर्थक था, किंतु बाद में काबू से प्रभावित हो संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बन गया। ठीक है, गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। उसने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की सशस्त्र सेना का गठन कर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। ठीक है, उसके बाद है, गैरीबाल्डी ने यहाँ विक्टर इमैनुएल के प्रतिनिधित्व के रूप में सत्ता संभाली। तत्पश्चात गैरीबाल्डी विक्टर इमैनुएल से मिला और दक्षिण इटली के जीते गए संपूर्ण क्षेत्र एवं संपत्ति को उसे सौंप दिया। गैरीबाल्डी ने विक्टर इमैनुएल द्वारा दिए गए दक्षिण क्षेत्र के शासक बनने को ठुकरा दिया और कृषि कार्य करना स्वीकार किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है, असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, आंसर है, जब भारत में विभिन्न उद्योग लगे तो फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म हुआ। इस तरह औद्योगिकीकरण ने असलम पद्धति की शुरुआत की। मजदूर शहर में छोटे छोटे घरों में, जहां किसी तरह की सुविधा नहीं थी, रहने को विवश थे। ठीक है, आगे चलकर उत्पादन के उचित वितरण के लिए उन्होंने आंदोलन आरंभ किया। चूँकि पूंजीपतियों द्वारा उनका बुरी तरह शोषण किया जाता था,
इसलिए उन्होंने अपना संगठन बनाकर पूंजीपतियों के विरुद्ध वर्ग संघर्ष आरंभ कर दिया। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर क्या है 8। बाजार के स्वरूप को स्पष्ट करें। आंसर है आर्थिक गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से संचालित होना सुनिश्चित करने के लिए बाजार के स्वरूप को विश्वव्यापी होना आवश्यक है। व्यापारियों, श्रमिकों, पूंजीपतियों, मध्यम वर्ग तथा सामान्य उपभोक्ताओं के हितों को बाजार का विश्वव्यापी स्वरूप ही सुरक्षित रखता है। किसानों को अपनी उपज का अच्छा लाभ मिल जाता है तथा कुशल श्रमिकों को विश्व स्तर पर पहचान, महत्व तथा आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। रोजगार के नए अवसरों का सृजन भी विश्व बाजार में ही होता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया। आंसर है गुटेनबर्ग ने अपने ज्ञान एवं अनुभव से टुकड़ों में बिखरी मुद्रण कला के ऐतिहासिक शोध को संगठित एवं एकत्रित किया। टाइपों के लिए पंच, मैट्रिक्स, मोल्ड आदि बनाने पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य आरंभ किया। उसने हैंड प्रेस में लकड़ी की चौखट में 2 समतल भाग, प्लेट एवं ब्लेड एक के नीचे दूसरा समांतर रूप से रखा। कंपोज किया हुआ टाइप मेटर बेड पर कस दिया एवं उस पर स्याही लगाकर एवं कागज रखकर प्लेट्स द्वारा दबाकर मुद्रण कार्य को विकसित किया। ठीक है, समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अब औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं। आंसर है औद्योगिकीकरण यानी उद्योगों की वृहत रूप से स्थापना उस औद्योगिक क्रांति की देन है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मशीनों द्वारा होता है, मानव श्रम द्वारा नहीं। ठीक है, उत्पादन वृहत पैमाने पर होने के कारण उसकी खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। आज किसी भी देश के आधुनिकीकरण का एक प्रेरक तत्व उसका औद्योगिकीकरण होता है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है 1929 के आर्थिक संकट के कारणों का संक्षेप में वर्णन करें। आंसर है 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट का बुनियादी कारण एवं स्वयं इस अर्थव्यवस्था के स्वरूप में ही समाहित था। प्रथम विश्व युद्ध के 4 वर्षों में यूरोप को छोड़कर बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार होता चला गया। उसके मुनाफे बढ़ते चले गए। दूसरी ओर अधिकांश लोग गरीबी के अभाव में पिसते रहे। ठीक है, नवीन तकनीकी प्रगति तथा बढ़ते हुए मुनाफे के कारण उत्पादन में जो भारी वृद्धि हुई उसे खरीद सकने वाले लोग बहुत कम थे। अब है क्वेश्चन नंबर 12। साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। आंसर रूस में बोल्शेविक के बाद स्थापित साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में पहले भूमि बड़े भूमिपतियों, जमींदारों की निजी संपत्ति हुआ करती थी। ये प्रायः विशेषाधिकार प्राप्त कुलीन वर्ग के होते थे। इस प्रकार उद्योग धंधे, फैक्ट्री, कारखाना आदि भी पूंजीपतियों की निजी संपत्ति होने के कारण इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी, सामाजिक हैसियत उच्च तथा व्यक्तिगत जीवन विलासपूर्ण होता था। इस नई व्यवस्था में कृषि भूमि को राज्य की संपत्ति घोषित कर किसानों में दिया गया। किसानों को अतिरिक्त उत्पादन नियत दर पर राज्य को सौंपना होता था। उद्योग धंधों का भी राष्ट्रीयकरण हो गया। उद्योग धंधे तथा व्यापार के संचालन हेतु राजकीय तंत्र स्थापित हुए। इस प्रकार साम्यवाद ने एक बिल्कुल नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था स्थापित की। ठीक है बच्चों, अब है क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहता है कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकीकरण को गति प्रदान की कैसे। आंसर वस्त्र उद्योग की प्रगति कोयले एवं लोहे के उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर करती है। इसलिए अंग्रेज ने इस उद्योग पर बहुत अधिक ध्यान दिया।
वाष्प इंजन बनने के बाद अपने देश के लिए तथा निर्यात करने के लिए रेलवे इंजन तैयार किए जाने लगे। हम्फ्री डेवी ने खानों में काम करने के लिए 1815 ईस्वी में एक सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया। ठीक है, अब है उसके आगे हेनरी बेसेमर ने भी 1815 ईस्वी में एक शक्तिशाली भट्टी विकसित करके लौह उद्योग को और भी बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, लॉर्ड लिंटन ने राष्ट्रीय आंदोलन को गतिमान बनाया कैसे? आंसर है लॉर्ड लिंटन की प्रतिगामी नीतियों ने राष्ट्रीय आंदोलन को गतिमान बनाया। देसी भाषाओं के समाचार पत्र को नियंत्रण में लाने के लिए लॉर्ड लिंटन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया। ठीक है, देसी समाचार पत्र खुलकर औपनिवेशिक शासन के शोषणकारी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रवादी भावना को उभारा। इस प्रकार उसने आर्म्स एक्ट 1879 द्वारा भारतीयों को हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया। सिविल सेवा में प्रवेश की आयु भी उसने घटा दी। भूखमरी और अकाल के समय भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन कर उसने भारतीयों को अपमानित किया। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 15, क्या कहता है? अमेरिका हिंद चीन में कैसे दाखिल हुआ, चर्चा करें। आंसर 1950 में उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह के साम्यवादी लगातार बढ़त बनाए हुए थे। इसी क्रम में दिएन वियन फू के युद्ध में हो ची मिन्ह की सेना ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह हराकर कब्जा कर लिया। इस स्थिति में साम्यवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से फ्रांस के समर्थन में अमेरिका हिंद चीन में उतरने का निश्चय किया। ठीक है, चूँकि रूस पहले से साम्यवाद हो ची मिन्ह का समर्थन कर रहा था, अतः तृतीय विश्व युद्ध की संभावना नज़र आ रही थी। इन्हीं परिस्थितियों में मई 1954 में जेनेवा समझौता हुआ, जिसके फलस्वरूप वियतनाम को दो हिस्सों में बांटा। उत्तरी वियतनाम साम्यवादियों को तथा दक्षिण वियतनाम फ्रांस अमेरिका समर्थित सरकार को दे दिया गया। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 16, बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। आंसर है महात्मा गांधी के भारतीय राजनीति में आते ही किसान आंदोलन को एक नई दिशा मिली। बिहार के चंपारण जिले में नील उत्पादक किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। यहाँ नीलहे गोरों द्वारा तिनकठिया व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें किसानों को अपनी उस भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी, जो सामान्यतः सबसे उपजाऊ भूमि होती थी। जबकि किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी। इन सब अत्याचारों से त्रस्त एक किसान राजकुमार शुक्ल ने 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सबका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया और महात्मा गांधी को चंपारण आने पर विवश किया। इसके बाद गांधी जी ने किसानों को संगठित कर आंदोलन चलाया। इसे चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 17, शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार रही? आंसर शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग को काफ़ी शक्तिशाली बनाया। ये नए समाज के रूप में उभरे। इस समूह में बुद्धिजीवी, नौकरी पेशा वाले, राजनीतिज्ञ, चिकित्सक, वकील, शिक्षक, व्यापारी प्रमुख थे। व्यापारिक वर्ग नगरों के विकास का कारण बना, जिससे शहरों को नया सामाजिक आर्थिक स्वरूप प्राप्त हुआ। बुद्धिजीवी एवं राजनीतिक वर्गों ने नया राजनीतिक सामाजिक चिंतन दिया तथा विभिन्न आंदोलनों को दिशा एवं नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 18, क्या है?
भूमंडलीकरण के भारत पर प्रभाव को स्पष्ट करें। आंसर, भूमंडलीकरण का प्रभाव विश्व अर्थव्यवस्था पर पड़ा ही साथ ही भारत के इसके प्रभाव से अपने को अछूता नहीं रख सका। भूमंडलीकरण के दौर ने रोजगार के कई नवीन अवसरों को उपलब्ध कराया, जैसे दूर एवं ट्रेवल, ऐसी यातायात की सुविधा, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, आवासीय होटल इत्यादि। सूचना और संचार के क्षेत्र में भी क्रांति आई, जिससे इस क्षेत्र में भी भारतीय लोगों को रोजगार के अवसर पैदा हुए। आर्थिक भूमंडलीकरण ने हमारी आवश्यकताओं के दायरे को बढ़ाया है और उसी अनुरूप उसकी पूर्ति हेतु नई सेवाओं का उदय हो रहा है, जिससे जुड़कर लाखों लोग अपनी जीविका चला रहे हैं। भारतीयों का जीवन स्तर ऊंचा उठने का प्रमुख कारण भूमंडलीकरण का प्रभाव ही है। अब है क्वेश्चन नंबर 19। औद्योगिक क्रांति ने किस तरह विश्व बाजार के स्वरूप को विस्तृत किया? आंसर, विश्व बाजार के स्वरूप को विस्तृत करने में औद्योगिक क्रांति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कारखानों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने तथा उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार उपलब्ध कराने का काम विश्व बाजार ने किया। इस प्रक्रिया में उपनिवेशवाद ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही व्यापार पूंजी के अप्रभाव और श्रमिक के पलायन ने भी विश्व बाजार के विस्तार में सहयोग दिया। ठीक है बच्चों, अब है क्वेश्चन नंबर 20। क्या है? गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया? इसका आंसर यहाँ पे है। गुटेनबर्ग ने जैतून पेरने के मशीन को आधार बनाकर प्रिंटिंग प्रेस विकास किया। इस मशीन में पेच की सहायता से लंबा हैंडल लगा होता था। पेच को घुमाकर प्लाटेन की गोली कागज़ पर दबाया जाता था। सांचे का उपयोग कर अक्षरों की धातु की आकृतियों को ढाला गया। इन टाइपों को घुमाने की व्यवस्था भी की गई। इस प्रकार मुद्रण यंत्र का विकास हुआ। आज के वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसका नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा यहाँ तक का। तब तक आप इतना ही पढ़िए इसको। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।